हेलो फ्रेंड्स, ऑनलाइन नव्य एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज आपके साथ वर्ल्ड ज्योग्राफी का एक नया टॉपिक लेके आया हूं, जहां पे हम बात करने वाले हैं अर्थक्वेक के बारे में, भूकंप के बारे में और भूकंप से रिलेटेड सभी फैक्ट्स को यहाँ पे जानेंगे। वह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, जैसे कि सेंटर क्या होता है, एपी सेंटर क्या होता है, भूकंपीय तरंगों के प्रकार क्या क्या हैं, या भूकंपीय जोन क्या क्या होते हैं। ठीक है, किस प्रकार से भूकंप आते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में आज यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो के साथ अंत तक जरूर बने रहेगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं यहाँ आज का, और देखते हैं इसके बारे में और जानेंगे क्या क्या होता है भूकंप और किस तरीके से आता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं सबसे पहले भूकंप क्या होता है। तो भूकंप जो होता है इनकी पृथ्वी के अंदर होने वाली आंतरिक उथल पुथल या हलचल को भूकंप कहा जाता है। सिंपल शब्द की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, पृथ्वी के अंदर होने वाली आंतरिक उथल पुथल को भूकंप कहा जाता है, जिसमें कई तरह की तरंगें क्या होती हैं, उत्पन्न होती हैं। ठीक है, तो एक सिंपल भाषा आपको मैंने बताया, भूकंप के जो अध्ययन को कहा जाता है वो कहा जाता है सिस्मोलॉजी। क्या कहा जाता है? सिस्मोलॉजी कहा जाता है। और जो भूकंप को मापने का जो यंत्र होता है उसको बोलते हैं सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ के अलग अलग यहाँ पे स्केल होते हैं, जैसे कि मार्कोनी स्केल हो गया, ठीक है, मर्केली स्केल हो गया, रेक्टर स्केल हो गया और रॉसी फेरल स्केल हो गया। ठीक है, तो इनसे भूकंप को मापा जाता है। अब सबसे पहले बात करते हैं कि भूकंप आता कैसे है। ठीक है, तो भूकंप क्या होता है कि यहाँ पे हम बात करें, अगर ये स्थल है हमारे पास यहाँ पे, ठीक है, तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि इसके अंदर होने वाली, कि पृथ्वी के अंदर होने वाले हलचल को क्या कहते हैं, भूकंप कहते हैं। अब इससे कुछ पॉइंट्स जान लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको आगे आपने थंबनेल में देखा होगा कि मैंने आपको क्या बताया कि होता है सेंटर और दूसरा होता है एपिसेंटर। ठीक है, तो पृथ्वी के नीचे वह स्थान जहाँ पर क्या होता है, प्लेट का टकराव होता है या भूकंप उत्पन्न होता है, उसको हम बोलते हैं केंद्र बोलते हैं। ठीक है, मूल या केंद्र बोला जाता है, मूल या केंद्र या सेंटर बोला जाता है धरातल के नीचे उस स्थान पर जहाँ पर सबसे पहले हलचल महसूस की जाती है। ठीक है, अब जिस स्थान पर यानी कि मूल यानी कि केंद्र के ठीक ऊपर जो स्थान धरातल पर, वह स्थान जो केंद्र के ठीक ऊपर धरातल पर वह स्थान जहाँ पर सबसे पहले भूकंप को महसूस किया जाता है, उसको बोलते हैं अधिकेंद्र या एपिसेंटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एपिसेंटर या अधिकेंद्र इसको बोला जाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा, केंद्र क्या होता है, पृथ्वी के अंदर वह स्थान जहाँ पर भूकंप क्या होता है, यानी कि टकराव, यानी कि प्लेटों का टकराव होता है। कि भी कारण आपके साथ, जैसे एक मुख्य मुख्य कारण होता है कि पृथ्वी के अंदर जो प्लेटों यानी कि टेक्टोनिज्म जिसको बोलते हैं, पृथ्वी के अंदर जो प्लेटों का जो असंतुलन हो जाना, संतुलन बिगड़ जाना, यानी कि उनका टकराव हो जाना, उसको जहाँ पे होता है तो यहाँ पे होता है सेंटर, इसको बोलते हैं सेंटर। और सेंटर के बाद आता है एपिसेंटर, यानी कि पृथ्वी की, यानी कि सेंटर के ठीक ऊपर पृथ्वी पर वह स्थान जहाँ पर सबसे पहले भूकंप को महसूस किया जाता है, उसको बोलते हैं हम एपिसेंटर। ठीक है, तो ये बात आपके यहाँ पे ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे से जो जब यहाँ पे टकराव होता है तो इससे क्या होती है, अलग अलग प्रकार की वेव्स क्या होती है, इस तरीके से वेव्स क्या होती है, जैसे कि आपने पानी में पत्थर फेंका तो इस तरीके से वेव्स निकलती है ना, इस तरीके से वेव्स निकलती हैं। तो यही यहाँ पे भूकंप होता है, जो सेंटर होगा उसके आसपास क्या होती है, वेव्स निकलनी शुरू हो जाती है। तो ये वेव्स जो होती है क्या क्या होती है उसके बारे में यहाँ पे जानेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि भूकंप के कारण क्या होते हैं। तो भूकंप के कारण अनेक हो सकते हैं, जैसे कि ज्वालामुखी विस्फोट हो सकता है, हिमखंडों का टूटना हो सकता है, या पृथ्वी के अंदर प्लेटों का खिसकना या टकराना। ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो आपके पास धरातल है, इसके अंदर क्या होती है, प्लेट्स हमेशा जो क्या होती है, गतिमान रहती हैं। प्लेट्स क्या होती है, गतिमान रहती है। अब देखिए, जैसे यहाँ पे कहीं भी जगह ये चीज़ यहाँ पे है, ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ें हैं, यहाँ पे अब ये चीज़ यहाँ पे है। तो इस चीज़ में अगर हम यहाँ पे देखें, तो जैसे अगर ये वाली प्लेट है, इसको लेके चले, यहाँ पे ये प्लेट, ये वाली प्लेट थी, अगर ये आगे बढ़ती है तो यहाँ पे अगर उसको स्पेस मिल जाती है, यहाँ पे आके क्या हो जाएगी, खिसक यानी कि फिट हो जाएगी। तो यहाँ पे थोड़ा सा हल्की फुल्की हलचल यहाँ पे होगी। लेकिन कभी कभार जैसे अगर ये प्लेट और ये प्लेट रही थी आमने सामने जब आएंगे, तो इनमें क्या होगा, ऑब्वियसली यहाँ पे क्या होगा, टकराव हो जाएगा। तो यही भूकंप का कारण होता है। यहाँ पे जो टकराव हुआ है इसको बोलते हैं हम सेंटर, और उसके ठीक ऊपर जो स्थान है उसको बोलते हैं हम एपिसेंटर। आई होप आपको सेंटर और एपिसेंटर क्लियर हो गया होगा। एक मुख्य बात होती है कि जब भूकंप आने से पहले वायुमंडल में जो होती है कि रेडॉन गैस जो होती है, उसकी गैस की यहाँ पे मात्रा बढ़ जाती है, यानी कि इसकी गैस में यहाँ पर वृद्धि हो जाती है। ठीक है, तो आई होप आपको भूकंप समझ में आ गया कि भूकंप कैसे आता है और भूकंप के जो कारण क्या क्या होते हैं। अब बात करते हैं इसकी वेव्स के बारे में। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि इसमें अनेक प्रकार की वेव्स क्या हो जाती है, उत्पन्न होती हैं। मुख्यतः जो भूकंप के समय जो होती है वो 3 प्रकार की वेव्स उत्पन्न होती हैं। नंबर 1 तो होता है पी तरंगे, एस तरंगे और एल तरंगे। पी मतलब हो गया प्राइमरी वेव्स हो गया, एस मतलब सेकेंडरी वेव्स हो गया, एल मतलब जो आपके पास होता है सतही तरंगे, इसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसके बारे में जानेंगे और क्या क्या इसके फैक्ट्स हैं इसके बारे में थोड़े यहाँ पे देखेंगे। एल एल वेव्स या एल लव वेव्स भी इनको बोलते हैं, एल तरंगों को लव तरंगे भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले बात करेंगे पी तरंगे।
पी तरंगे जो होती है इनकी जो गति जो होती है सबसे ज़्यादा होती है, यानी कि इन तीनों में जो होती है सबसे ज़्यादा गतिशील जो होती है वो पी तरंगे होती है। एक चीज़ मैं आपको थोड़ा यहाँ पे बताना शायद मेरे तो भूल गया हूँ कि जो सेंटर होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि ये सेंटर है और ये एपिसेंटर है, तो सेंटर एपिसेंटर जो होते हैं ठीक लंबवत होते हैं, यानी कि सीधी सी बात है लंबवत होते हैं ये, ठीक है, 90 डिग्री के एंगल पर होता है, सीधी सी बात है, ठीक है, एकदम शीर्ष पर होते हैं, यानी कि ठीक जहाँ पर फोकस नीचे हुआ है पृथ्वी के अंदर उसके ठीक ऊपर जो होगा एपिसेंटर जो होगा, ठीक है, क्लियर, ठीक है। तो अब देखते हैं पी तरंगे, पी वेव्स जो होती है इनकी जो गति जो होती है सबसे ज़्यादा होती है, और माध्यम ये प्रत्येक माध्यम से होकर गुजरती है, ठीक है, तो प्रत्येक माध्यम से होकर गुजरती है, तो इसकी औसत जो इसकी चाल होती है, यानी कि इसकी स्पीड जो होती है 8 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से होती है, सबसे ज़्यादा स्पीड होती है इसकी प्राइमरी वेव्स की, ठीक है, जो कि यानी कि जो प्राइमरी तरंगें होती है वो सॉलिड और लिक्विड दोनों माध्यमों से होकर गुजर सकती है, क्लियर। तो आपके पास पी तरंगे क्लियर हो गई आपकी, कि जो पी तरंगे होती है सर्वाधिक तीव्र गति होती है और प्रत्येक माध्यम से होकर गुजरती है, तो तीव्र गति होने के कारण किसी भी स्थान पर सबसे पहले ये पहुंच जाती है, ठीक है, सबसे पहले ये वहां पर पहुंच जाती है, कौन सी, प्राइमरी तरंगें, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले पहुंचती, साथ ही ये पृथ्वी के से गुजरने के लिए इन तरंगों द्वारा जो अपनाया गया जो मार्ग होता है वो नतोदरण की सीधा जो मार्ग होता है, यानी कि ठीक है, तो इनका जो मार्ग होता है वो पुश करके चलती हैं, जो पी और एस तरंगे होती है वो पुश करके चलती है, जबकि जो एल तरंगे होती है वो जिगजैग आकार में चलती है, जिगजैग आकार में चलती हैं, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं पी तरंगे, क्लियर। पी तरंगे आपको आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो भूकंप के धरातल के साथ साथ जो, यानी कि सबसे पहले अगर हम बात करें तो अगर ये स्पीड से जाती है तो भूकंप पृथ्वी के केंद्र पर जब पी तरंगे घुस जाती हैं तो यहाँ पे क्या होती है, यहाँ पहुँचते पहुँचते इसकी स्पीड क्या होती है, कम हो जाती है, क्लियर, ठीक है। अब आते हैं हम एस प्रकार की तरंगों के बारे में। तो एस प्रकार की तरंगें क्या होती है, एस प्रकार की तरंगों को सेकेंडरी वेव्स कहा जाता है, जो कि केवल सॉलिड माध्यम में ही ये जाती है, कहाँ जाती है, सॉलिड यानी कि ठोस माध्यम में ही ये गुजर सकती हैं, लिक्विड माध्यम में जाना तक ये क्या हो जाती है, लुप्त हो जाती हैं। इसकी अगर हम बात करें, इसकी जो गति होती है वो 4 से 6 किलोमीटर पर सेकंड होती है, ठीक है। सबसे अधिक कौन सी होती है, मैंने पहले बताया कि सबसे अधिक पी तरंगें होती है और एपिसेंटर पर सबसे पहले पी तरंगें ही पहुंचती हैं, ठीक है। थोड़ा उस कुछ समय बाद एस तरंगें पहुंचती हैं, ठीक है। अब इनको जो एस की तरंगें जो होती है इनको अनुप्रस्थ तरंगें भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, एस अनुप्रस्थ तरंगें भी इसको कहा जाता है। ये सिर्फ ठोस माध्यम में चलती हैं और लिक्विड माध्यम में यानी कि तरल तरल माध्यम में ये लुप्त हो जाती हैं। अगला आता है एल वेव्स, ठीक है। एल वेव्स को हम आर वेव्स भी कहते हैं, ठीक है। एल वेव्स को हम क्या बोलते हैं, आर वेव्स, यानी कि रे लाइट वेव्स भी इनका अन्य नाम है, और इसको लव वेव्स के नाम से जाना जाता है, साथ ही साथ इसको सरफेस तरंगें भी कहा जाता है। सरफेस तरंगों की जो खोजकर्ता जो इसकी खोज की है वो एच डी लव ने की थी, एच डी लव ने इसकी खोज की, इसलिए इसको लव तरंगें भी इसको बोला जाता है, एल वेव्स इसको बोला जाता है, सरफेस तरंगें इसको कहा जाता है, ठीक है। ये तरंगें जो होती हैं वो मुख्यतः धरातल पर ही सीमित होती हैं, ठीक है, धरातल पर सीमित होती हैं, साथ ही ये सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों माध्यमों में संचरण कर सकती है, ठीक है। इसकी जो स्पीड होती है, एल तरंगों की स्पीड होती है 1.5 से 3 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, सॉरी प्रति सेकंड होती है, ठीक है। तो ये तरंगे जो होती है वो एपिसेंटर पर सबसे बाद में पहुंचती है। एल तरंगे क्या होती है, जैसे स्पीड में मैंने आपको पहले बताना कि पी तरंगों की 8 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, एस तरंगों की 4 से 6 किलोमीटर होती है, और एल तरंगों की 1.5 से 3 किलोमीटर पर आवर होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या देखना है, इसमें ये चीज़ हमें यहाँ पे देखी, ठीक है, प्रति सेकंड, सॉरी पर आवर नहीं, प्रति सेकंड होती है। तो ये एपिसेंटर पर सबसे लास्ट में पहुंचती है एल तरंगे। लेकिन अगर हम बात करें इनमें इन तीनों में सबसे विनाशकारी तरंगे कौन सी होती है, तो एल तरंग जो होती है वो सबसे विनाशकारी तरंगे होती है, ठीक है। तो एल तरंगे क्या होती है, सबसे विनाशकारी तरंगे होती है, और जो एल तरंगे होती हैं ये जिगजैग आकार में क्या करती हैं, संचरित होती हैं, ठीक है। अब इसको हम बात करते हैं इसके बारे में। तो हमने जाना यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हमने यहाँ पे देखी, सबसे पहले हमने देखा कि भूकंप क्या होता है, भूकंप का कारण क्या होता है, भूकंप स्केल, भूकंप का अध्ययन क्या होता है, ठीक है, और किस प्रकार से इसको मापा जाता है, साथ ही इसके कारण क्या क्या होते हैं, भूकंप किसे बोलते हैं, सेंटर क्या होता है, एपिसेंटर क्या होता है, और भूकंपीय तरंगों के बारे में मैं यहाँ पे पढ़ा हुआ है, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, यानी कि भूकंपीय दृष्टि से विश्व को तीन भागों में बांटा जाता है। तो भूकंपीय दृष्टि से विश्व को तीन भागों में बांटा गया है, जैसे कि प्रशांत महासागरीय पेटी, जहाँ पर विश्व के 63% भूकंप जो आते हैं प्रशांत महासागरीय पेटी में आते हैं, जैसे कि चिली हो गया, कैलिफोर्निया हो गया, अलास्का हो गया, जापान हो गया, तो इसी महासागरीय प्रशांत महासागरीय पेटी में आते हैं, ठीक है। अगर दूसरा आता है मध्य महाद्वीपीय पेटी, तो विश्व के 21% भूकंप जो होते हैं वो इसी एरिया में, जैसे कि एशिया और यूरोप का क्षेत्र जो होता है वो मध्य महाद्वीप पेटी में, यानी कि हमारा जो इंडिया है वो मध्य महाद्वीपीय पेटी के अंदर आता है, ठीक है। अगला है मध्य अटलांटिक पेटी, जो कि विश्व का 16% भूकंप जो होते हैं वो मध्य अटलांटिक पेटी के अंतर्गत आते हैं।
ठीक है। आई होप आपको टॉपिक की पूरा क्लियर समझ में आ रहा होगा। अब आते हैं हम भारत के बारे में। तो भारत को जो है भूकंपीय जोन मैप के आधार पर या जो सिस्मिक जोन जो है उसके आधार पर भारत को चार भागों में बांटा गया। भूकंप जोन चार जोनों में बांटा गया है। नंबर दो है, नंबर तीन है, जोन थ्री, जोन फोर और जोन फाइव में बांटा गया है। ठीक है, पांच जोनों में इसको बांटा गया है। ठीक है, तो पाँच, चार, तीन और दो, तो चार जोनों में भारत को बांटा गया है। ठीक है, तो इस तरीके से इसको बांटा जाता है। तो सबसे भयानक जो होते हैं यानी कि अति संवेदनशील की अगर बात करें तो जोन पाँच जो आपका अति संवेदनशील है, यानी कि सबसे ज़्यादा विनाशकारी भूकंप होता है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा सर्वाधिक भूकंप का खतरा जिन क्षेत्रों में रहता है वहाँ पर हम बोलते हैं जोन फाइव। ठीक है, उसे बोलते हैं जोन फाइव। जैसे कि कश्मीर हो गया, वेस्टर्न सेंट्रल हिमालय हो गया, या फिर जैसे कि उत्तर व मध्य बिहार हो गया, या कच्छ करण हो गया, अंडमान निकोबार हो गया, तो ये आपके जोन फाइव में आते हैं। वहीं अगर जोन फोर की बात करें तो जोन फोर में वो स्थान आते हैं जो अति संवेदनशील से थोड़ा कम, जहाँ पर भूकंप का खतरा थोड़ा कम होता है, उसको बोलते हैं जोन फोर में इसको रखा गया है। ठीक है, तो जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर ये भी आ जाता है, हिमाचल प्रदेश आता है, उत्तराखंड। उत्तराखंड की आप तैयारी करें तो ये आप चीज़ थोड़ा ध्यान रखिएगा कि उत्तराखंड है जोन चार में है। ये आज का जो टॉपिक बनाने का मेरा मेन उद्देश्य यही था कि आज मुझे एक टॉपिक मिल गया था आज सुबह, जो था कि 5:58 पर उत्तराखंड में कि जोशीमठ में क्या हो गया, भूकंप के झटके महसूस किया। चमोली जिला पूरा की तरह पूरा जो है वो दहल गया था इससे। ठीक है, तो इस चीज़ को थोड़ा देखते हुए मुझे आज लगा कि इस टॉपिक में मुझे एक वीडियो देना चाहिए। ठीक है, तो जो भी आप उत्तराखंड की तैयारी करें तो आप ध्यान रखिए कि उत्तराखंड को जोन चार में रखा गया। किस में रखा गया? उत्तराखंड को जोन चार में रखा जाता है। ठीक है, और जैसे मैंने आपको एपी सेंटर की बात कही ना, तो यहाँ पे सेंटर क्या था, जैसे सेंटर तो हो गया, फोकस आपके पास क्या था, ठीक जो नीचे जो था वो जोशीमठ के नीचे कोई था, कोई एक यहाँ पे जगह थी। ठीक है, और उसके ठीक ऊपर जोशीमठ जो था, तो यानी कि एपी सेंटर उसका क्या हो गया था, वहाँ पे जोशीमठ हो गया था। क्लियर? ठीक है, तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी है। तीसरा था हमारे पास यहाँ पे आता है कि नेक्स्ट जो सिक्किम हो गया, उत्तरी पंजाब हो गया, चंडीगढ़ हो गया, पश्चिमी यूपी हो गया, और उत्तरी बंगाल हो गया, सुंदरवन हो गया, महाराष्ट्र का लातूर एवं पाटन एरिया जो होता है वो जोन फोर में आते हैं। जोन थ्री जो होता है यानी कि जो पाँच, चार, तीन, दो, ये आपके पास एक घटते क्रम में आपके पास, यानी कि सबसे जो सर्वाधिक अति संवेदनशील में आता है, ये आता संवेदनशील में। और यानी कि जोन थ्री में उससे थोड़ा कम भूकंप आते हैं, और दो में और भी कम भूकंप आते हैं। ठीक है, तो दोस्तों था आपके पास भूकंप का टॉपिक, जहाँ पे मैंने आपके साथ बहुत सारे टॉपिक्स यहाँ पे डिस्कस किए हुए हैं। ठीक है, आई आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। एक चीज़ यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको बता दूँ कि सुनामी भी एक चीज़ यहाँ पे होती है, सुनामी। ठीक है, तो जो सुनामी के बारे में हम यहाँ पे बात करते हैं, तो सुनामी जो होता है अंतः सागरीय भूकंपों द्वारा उत्पन्न लहरें जो होती हैं उनको जापान में सुनामी बोलते हैं। सुनामी जो है वो जापानी शब्द है यहाँ पे। ठीक है, ये आपके पास तीन प्रकार की होती है। ठीक है, तो जो भूकंप का जो उद्भव स्थान जो होता है वो उसका केंद्र, जैसे मैंने आपको पहले बताया, और उसके निकट क्या होती है, PSL सभी प्रकार की, PSL जो तीनों प्रकार की तरंगें क्या होती है, पहुंचती हैं पृथ्वी के भीतरी भागों में। तरंगें अपना मार्ग बदलकर भीतर की ओर भी यहाँ पर क्या करती है, अवतल मार्ग में यात्रा करती रहती हैं। ठीक है, तो इसको तो थोड़ा आप ध्यान रखेंगे कि किस प्रकार से भूकंप आता है, और उसके PLS वेव्स क्या क्या होती हैं। ठीक है, किस प्रकार से इसको मापा जाता है, इसको मापने का यंत्र क्या होता है। ठीक है, ये सभी चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी होगी। थोड़ा सिस्मोग्राफ के बारे में थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ कि जो भूकंप तरंगों को जो मापने की जो होती है वो क्या होती है, सिस्मोग्राफ नामक यंत्र से मापी जाती है। तो उसके व्यवहार में कुछ संबंधित जो कुछ एक तथ्य होते हैं, जैसे कि पहला तथ्य यहाँ पे है कि सभी भूकंपीय तरंगों का वेग जो होता है वो अधिक घनत्व, अगर जिसका घनत्व यानी कि कोई वस्तु ऐसी जिसका घनत्व ज़्यादा है, ठीक है, तो घनत्व वाले पदार्थों में गुजरने पर बढ़ जाता है। यानी कि भूकंप तरंगों का जो वेग होता है वो अधिक घनत्व वाली वस्तुओं से गुजरने पर बढ़ जाता है, और निम्न घनत्व वाली वस्तुओं से गुजरने पर घट जाता है। यानी कि भूकंपीय तरंगों का वेग, अगर किसी वस्तु का घनत्व ज़्यादा है, किसी वस्तु का घनत्व ज़्यादा है तो भूकंप तरंगों का वेग उससे गुजरने पर बढ़ जाएगा। और अगर सब भूकंप का वेग घनत्व कम है, सॉरी, अगर किसी वस्तु का वेग कम है, घनत्व कम है, तो भूकंपीय तरंगों का वेग भी वहाँ पर कम होगा। पहली चीज़ आपको यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखनी है। दूसरे यहाँ पे है कि केवल प्राइमरी वेव्स जो होती हैं वो पृथ्वी के केंद्र से होकर, मैंने जैसे ऊपर बताया आपके पास कि केवल प्राइमरी वेव्स जो होती हैं वो पृथ्वी के केंद्र से होकर गुजरती है, लेकिन वहाँ पहुँच उसका वेग क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ध्यान रखिए इस चीज़ को। ठीक है, तीसरा हमारे पास है कि गौण तरंगे जो होती है, गौण तरंगे द्रव पदार्थ में नहीं गुजर सकती है। और तीसरा आपके पास है कि एल तरंगे केवल धरातल के पास चलती है। वो मैं आपको पहले ही वो क्या मैंने पहले बताया कि धरातल तक ये सीमित होती हैं। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स जरूर बताएं। मिलता हूँ जल्दी नए वीडियो से, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।